एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशकारी। लेट्स स्टार्ट विद कल्प मेधा। जो व्यक्ति सत्य के साथ कर्तव्य प्राणता में संपन्न भाव से लीन है, उसके मार्ग में बाधक होना कोई सरल कार्य नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर। दिव्या, आप इसमें क्या ऐड करोगे? हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पूरी डेडिकेशन के साथ अपने जो भी कार्य कर रहा है उसको पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करता है, तो उसके लिए कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए या फिर कितनी भी चीज आ जाए, वो उसे उसके कार्य को पूर्ण करने से रोक नहीं सकती। तो कर्तव्य पलायनता, डेडिकेशन को कह सकते हैं कि सब कुछ अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित करके पूर्ण भाव के साथ उसमें लीन होकर उस कार्य को करना। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। शूटर सिफ्ट फोर समरा shines at Paris Olympic selection trials. So she was the first individual shooting Asian gold medalist, जो कि लास्ट ईयर होंगजू में हुआ था, ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द प्रोसेस। सिफ्थ किक्ड ऑफ द ओलंपिक शूटिंग ट्रायल्स विद अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस। तो हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए देख सकते हैं कि कौन किसने पेरिस ओलंपिक में सिलेक्शन ट्रायल में शाइन किया है। तो शिफ्ट फोर समरा। अधिकांश मधुमक्खियां डंक मारने के बाद मरती नहीं है। तो जब हम बात करते हैं मधुमक्खियों की, तो मधुमक्खियों की प्रजाति 99.96% ऐसी होती है जो कि दुनिया में मधुमक्खियों की लगभग 2100 से अधिक प्रजातियां देखने के लिए मिलती है, जिसमें से केवल 8 ऐसी होती है जो डंक मारने के बाद मर जाती है। जब हम अधिक यूरोपियन मधुमक्खियों की बात करते हैं, जिसमें एपी मेल पेरा की बात की जाती है, जो मूल रूप से यूरोप अफ्रीका की मूल निवासी यो मधुमक्खियों की दुनिया में लगभग पाई जाती है। जब इनकी बात करते हैं तो इसमें से 8 शहद मधुमक्खी प्रजातियों में से एक है, जो कि अ, तो हम देख सकते हैं कि शहद देने वाली केवल 8 ही ऐसी प्रजातियां हैं 21,000 में से। एपी मधुमक्खियों कुल मधुमक्खी प्रजाति का केवल 0.04% प्रतिनिधित्व करती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें कि जब हम आंट्स या फिर या मधुमक्खियां जब काट लेती है, तो उससे इरिटेशन और पेन किस वजह से होती है? तो जब वो स्टिंग करती है तो वो मिथानोइक एसिड छोड़ती है। जब हम उसको बेस से ट्रीट करते हैं, यानी कि सोडा या फिर बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस टाइप की चीजों से जब आप ट्रीट करते हो, तो एसिड बेस का, यानी कि वो एसिडिक हो गया और बेस आप उस पर अप्लाई करोगे तो वो न्यूट्रल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जनरल अवेयरनेस से हम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, how artificial intelligence has invaded the consumer's life। तो फर्स्टली अगर देखा जाए तो 88% consumers used artificial intelligence based algorithm that analyze preferences and behaviors। तो आप देख सकते हो कितना वाइडर स्केल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज बढ़ चुका है। ऑटोमेटिक टास्किंग में भी 88% कंज्यूमर यूसेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, 86% used image enhancement filters for sharper, brighter images। Apart from this, 15% consumers improve UX via virtual assistant integration also। नेक्स्ट इज, हम कुछ मेडिकल नीड्स के अकॉर्डिंग क्विक फाइनेंसिंग की बात करेंगे। तो उसमें कुछ स्टार्टअप्स के नाम है। प्योर प्ले स्टार्टअप, तो उसमें आरोग्य फाइनेंस, सेव इन, ट्यूबर हेल्थ, कैनको, हेल्थ पिन, अफोर्ड प्लान। तो फिर तो ये वाले पॉइंट्स क्यों हमने यहाँ पे लिए? इसका ये है कि फॉर जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो यू कैन कोड देम while राइटिंग रिगार्डिंग द मेंस आंसर राइटिंग। तो तब आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कुछ एक या दो पॉइंट में, इस टाइप के नाम। अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर ऑफरिंग्स, मेडिकल लोन्स, तो रुपी सर्कल देता है, कैश ही देता है, मनी टैप देता है, लोन टैप देता है। 5B, माई केयर हेल्थ। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, मेंस में कोट करने के लिए आप ये पॉइंट्स देख सकते हो रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर। वी कैन मूव। नेक्स्ट इज, व्हाई हैज कॉपर प्राइसेस शोट अप। सो कॉपर की अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो इट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर ग्रिड्स एंड विंड टर्बाइंस। तो ऐसा देखा जा रहा है कि कॉपर की जो प्राइसेस है वो
अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उसका कारण क्या है? तो जैसा कि देखा गया है, इसी मंथ यूके और यूएस ने रशिया की सप्लाई पे बैन लगाया है विद रिगार्ड टू एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर के, कि वो लंदन मेटल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं किए करेगा। इसकी वजह से ये प्राइसेस राइज देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि अभी हमने बात की कि बैन एल्यूमिनियम पे भी है, निकल पे भी है, कॉपर पे भी है। तो रशिया इज एन इम्पोर्टेंट मेटल प्रोड्यूसर और अकाउंटिंग ऑफ 3% ऑफ ग्लोबल जिंक सप्लाई प्रोवाइड करता है, 6% एल्यूमिनियम और 4% कॉपर। These metals, with solid fundamentals, have already caught the fancy of international financial investors with ample liquidity. तो हम देख सकते हैं कि जो हमने लंदन वाले बैंक इस पे बैन क्रिएट किया, उससे कितनी ज्यादा प्राइस में हाइक देखा गया है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो जिंक इज द वीकेस्ट परफॉर्मर। तो वीकेस्ट बेस मेटल प्राइस परफॉर्मर जिंक का ही है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं देख सकते हैं दक्षिण भारत में जल संकट, जलाशयों का स्तर घट रहा है। हमने कल डिस्कस किया था कि किस तरह से जो पानी को एकत्रित करने के पुराने तरीके हैं उनको स्टोर किया जा सकता है, फिर उनका पुनरुत्थान कर कर उनका प्रयोग किया जा सकता है। किस तरह से कुओं, बावड़ी या फिर जो तालाब थे जो पहले बने हुए थे, जिनको अ, आधुनिक काल के समय के साथ बंद कर दिया गया था, उनको फिर से आरंभ किया जा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जल संकट का सामना कर रहा है। किस तरह से जो जल भंडारण जलाशयों की क्षमता है वह केवल 17% रह गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में जो जलाशय के भंडार स्तर है वह निगरानी आयोग की निगरानी के तहत 42 जलाशय हैं, जिनके कुल भंडारण क्षमता 53.334 BCM अरब घन मीटर है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि वह उनकी मौजूदा भंडारण क्षमता 8.865 BCM हो गई है। तो जब हम इस कुल क्षमता को देखते हैं, वह कुल क्षमता 17% बची है। तो किस तरह से अवधि के साथ साथ पानी का स्तर घटता जा रहा है और उनके भंडारण करने की क्षमता भी है वो भी कम होती जा रही है। इसको किस तरह से सुधारा जाए? इसी अवधि में 10 साल का औसत 23% की तुलना में काफी कम रहा। तो हम देख सकते हैं किस तरह से 53% से घटकर 8% हो गया है। तो किस तरह से जो जलाशय हैं उनके घटने, जल स्तर को घटने के कारण, या फिर उनको किस तरह से भरा जाए, या फिर किस तरह से उनके जल को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने अनिवार्य है। नेक्स्ट इज Adobe Microsoft Call for Testing High Risk Artificial Intelligence System। तो उसका नाम है BSA, जो कि सॉफ्टवेयर अलायंस ग्रुप है, जो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से डील करता है। सो इट डिफाइंस हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम as those making consequential decisions affecting individual eligibility and outcomes related to housing, employment, क्रेडिट, एजुकेशन, पब्लिक एकोमोडेशन, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस, इससे ये सब डील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट रिसेंटली रिकमेंडेड दैट whole of government and risk based approach to artificial intelligence governance can enable innovation। तो रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन की जरूरत है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं BSA अगर पूछा जाए किस चीज से डील करता है, तो हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से डील करता है। वी कैन मूव फॉरवर्ड। नक्सलवाद की बात की जाती है तो हम देखते हैं किस तरह से 2014 से लेकर 2023 में करीबन 72% की कमी आई है। जब हम नागरिकों की मृत्यु का डाटा देखते हैं तो किस तरह से उसमें 68% की कमी आई है। 2009 में यूपीआई सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशन आरंभ किए गए। तो वहीं जब हम 2015 में मोदी सरकार के बाद देखते हैं तो किस तरह से राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम योजना आरंभ की गई थी, जिसमें हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया था, आधुनिकीकरण किया गया था। उसके अनुसार उसके अलावा सुरक्षा जरूरतों में आने वाले खर्च के लिए अलग से धनराशि प्रदान की गई थी। किस तरह से इनकी निगरानी के लिए अलग जो है
डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, किस गृह मंत्री के द्वारा अलग डिवीजन बनाई गई थी जो वामपंथी उग्रवाद प्रभाग नाम से जानी गई थी। इसके साथ साथ जो राज्य पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाकर इंडियन रिजर्व बटालियन का भी गठन किया गया था, जिसके बाद जो ऑपरेशन से माओवादियों और नक्सलवादियों को समस्या को समाप्त किया जा सके। जब 2014 से लेकर 23 के बीच में वामपंथी उग्रवादियों से संबंधित हिंसा के मामले देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 52% की कमी आई है और कुल मौतों में 69% की कमी हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं उग्रवादियों को आत्मसमर्पण जैसे मौके भी प्रदान किए जाते हैं, जिसके माध्यम से वह आम जनता के साथ जुड़ सके और केंद्र की के कई विकास परियोजनाओं को शुरू कर सके। इसके साथ साथ जो अन्य समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है वह 8 राज्यों में देखने के लिए मिलती है: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में। इस समस्या को समाप्त करने के लिए वहां पर योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया गया, मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया, वहां पर मोबाइल टावर्स की स्थापना की गई, जिसमें अब 4885 मोबाइल टावर स्थापित किए जा सकते हैं। वहीं 5362 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और जो प्रभावी क्षेत्र है उनको समस्या से दूर किया जा सके। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजे देने की जैसी सुविधाओं को प्रदान किया गया। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया गया, जिसके तहत टेक्नोलॉजी को भी प्रभावी क्षेत्र से जोड़ा जा सके और जो कांकेर जैसे क्षेत्र है उनको इस तरह की समस्या से निकाला जा सके। अच्छा, आपको कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हो। नो वी कैन। यहाँ हम देख सकते हैं वामपंथी उग्रवाद प्रभाव, अलग से विभाग बनाया गया, इंडियन रिजर्व बटालियन और इसके अलावा पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन किस तरह से आरंभ किया गया, राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम योजना। Next is a tale of two financial regulators, omission and commissions. SEBI appears to have done more for retail investor than IRDA. तो यहाँ पे हम दो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की बात करेंगे, सेबी और IRDA, दैट आर पॉलिसी होल्डर्स। तो फर्स्टली हम बात कर सकते हैं सेबी के बारे में। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, when it was established, it was established in 1992. Why it was established? To protect the interest of small mutual fund investors. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं IRDA की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट established in 1999 for the proactive in safeguarding policy holders and to protect the interest of investors. तो जैसा कि हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो सेबी डिसीजंस लेती रहती है रिगार्डिंग द रिफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सेम अपफ्रंट कमीशन के दौरान 2009 में भी किया गया, जिसमें बैन कर दिया गया था एंट्री लोड्स को। सो व्हाट वाज एंट्री लोड? इट इज अ फी पेड बाय इन्वेस्टर्स एट द पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द फंड, primarily covered distributors upfront commission charged by asset management companies. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की। सो ये एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है अपफ्रंट कमीशंस को, जैसा कि अभी हमने एंट्री लोड की बात की, सेम उसी के रिगार्डिंग। सो इन 2015 AMFI have kept upfront commissions for mutual fund distributors at 1% पे कर दिया गया। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें 2018 में भी प्रोहिबिट किया गया था अपफ्रंट कमीशंस को रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। नाउ दिस हैज बीन, अगर 2020 की बात करें तो इट एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोडक्ट्स और सेबी ने कंप्लीटली बैन कर दिया गया अपफ्रंट कमीशंस को। सो ये हम देख सकते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज है और उसी के रिगार्डिंग डील करती है, लिमिट सेट कर देती है, बैन भी कर सकती है। ये सारा डिसीजन इतना, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स है दैट सर्व फॉर द बोथ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स and make a stark difference in commission structures by exposing the investors to financial products that do not align with their long-term
ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इरदा और सेबी को कोलैबोरेट करके वर्क करना चाहिए टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हियर अ टर्म इज ब्रेकिंग डाउन द वॉल्स। तो व्हाट इज वॉल गार्डन? तो ये पीटी में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज वॉल गार्डन। So it is a closed platform where the tech provider controls the hardware, apps, or content being shared among the participating parties. So अगर हम बिगेस्ट वर्ल्ड गार्डन की बात करें तो किसके पास? गूगल एड्स डाटा हब के पास है, मेटा, फेसबुक, एडवांस एनालिटिक्स और amazon। तो गूगल एड्स, फेसबुक, amazon, ये हम याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड गार्डन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज। अगर हम कंज्यूमर की बात करें कि डिजिटल मीडिया में कितना टाइम स्पेंड होता है ओपन मार्क, तो 52%। So yet walled gardens continue to command 85% of India's digital ad spending, with 50%, 15% allocated to the open internet। तो ये हम पीटी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि वॉल्ड गार्डन क्या होता है, कौन कौन से वॉल्ड गार्डन में आते हैं, एप्स या फिर साइट्स, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। वीवीपैट में 100% मिलान वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसमें कहा गया है कि किस तरह से सिंबल लोडिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सिंबल्स को सुनिश्चित किया जाता है कि प्रक्रिया को पूरा होने के बाद 45 दिन तक स्ट्रांग रूम के अंदर रखा जाएगा। दूसरी ओर कहा गया है अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि उन वोट की जानकारी चाहिए तो 3 सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के आग्रह पर मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है कि चुनाव आयोग इस प्रकार की जांच करने के लिए कह सकता है जहां पर वीवीपैट की पर्चियों में चुनाव चिन्ह के अलावा एक बारकोड सुनिश्चित किया गया जिसके माध्यम से जिसे किसी मशीन के माध्यम से गिना जा सके। इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए तो उसे 1 हफ्ते के अंदर उसके लिए याचिका लगानी पड़ेगी। उसके अलावा उसके अंदर आने वाला खर्च भी उसी उम्मीदवार के द्वारा भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी टू। तो यहाँ पे हम फर्स्टली बात कर सकते हैं कि रिसेंटली अप्रैल 28 को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेट किया गया है। सो व्हाई इट वाज सेलिब्रेटेड? इट वाज टू डेल्व आउट इनटू द इंटीग्रेट इंटरकनेक्शन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। तो ऐसा देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज जो पोज करता है वो सिर्फ इंडस्ट्रीज या फिर ग्लोब पे ही नहीं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे भी, वर्क प्लेस सेफ्टी पे भी। जैसे कि हमें पता है कि हीट वेव्स, इंटेंसिफाइड स्टॉर्म्स, वेदर रिलेटेड फॉर्म फिनोमिनन्स कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे इम्पैक्ट डालती है। So that's why it is an urgently to recognize the urgency of addressing climate change and its ramification of workplace safety. So हम अपने पास से भी lessons ले सकते हैं कि industries need to acknowledge the evolving nature of occupational safety challenges. बिकॉज अगर हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से डील करें तो आप किसी भी एरिया में वर्क कर रहे हो तो आपको सेफ्टी कैसे चाहिए? तो हीट वेव लाइक कंडीशन है तो उसमें आप बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी तो क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है। तो यानी कि दोनों इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं उसका। तो एक पॉइंट जब हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो हम इस टाइप के पॉइंट्स भी मेंस के आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी टू, तो इसमें हम एक दो लाइन लिखेंगे तो हमारे आंसर्स को बूस्ट मिलेगा, ऐसा बोला जा सकता है। दिव्या, यू कैन ऐड अप इफ यू वांट। नहीं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। विकसित देश बनने की चुनौती। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित देश बनने का संकल्प रखा गया है। तो इस चुनौती को पूर्ण करने के लिए दुनिया में 40 ही देश ऐसे हैं जो कि विकसित देश समूह के अंदर आते हैं। उनमें प्रमुख रूप से औद्योगिक
रूप से विकसित यूरोपीय देश और जो पश्चिमी देश हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें लगातार 8 से 9% वार्षिक दर प्राप्त करना जरूरी है, तभी विकसित देश बन सकता है। जिसके लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जाए, जो कि करीब $2600 प्रेजेंट में है, जिसे $12,000 तक पहुंचाना पड़ेगा। जिसके लिए अ, मजबूत आर्थिक सुधार, कृषि कृषि एवं श्रम सुधार, आर्थिक पूंजी में बदलाव होने चाहिए, बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए, परियोजनाएं बननी चाहिए, राजकीय कोष के अंदर आदर्श संगठन होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जो जीवन के मूल्य है उनका विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य सुधारना चाहिए तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार आना चाहिए, आर्थिक गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। इन्हीं के माध्यम से विकसित भारत बन सकता है, क्योंकि गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की राह पर राजनीतिक रूप से तेज अन्य चुनौतियों, इन चुनौतियों का सामना कर ही वह प्रमुख रूप से विकसित भारत के रूप में उभर सकता है। वहीं जब एशियाई विश्व बैंक विकास बैंक की बात करते हैं, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7% का रखा है, जो कि सार्वजनिक और निजी निवेश के दृश्य से मजबूती की तरफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जीडीपी में वृद्धि हो रही है। लेकिन जीडीपी में वृद्धि और विकास दर के अनुमान के साथ साथ जरूरी है कि जो बुनियादी ढांचे हैं उनके अंदर भी बदलाव किया जाए, और विकासशील राष्ट्र बनने के लिए उन सभी क्षेत्रों पर भी बदलाव और सुधार किए जाए। दुनिया के प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का ऐसा कहना है कि विनिर्माण, निवेश और निर्यात के मद्देनजर भारत विभिन्न प्रकार की स्थितियां और अ, नीति अपना सकता है, जिसके माध्यम से उन्हें सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जब हम एफडीआई प्राप्त करने की बात करते हैं, तो भारत दुनिया में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देश में शामिल हो गया है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा का भंडार वहाँ तेजी से बढ़ रहा है, उत्पादक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। वहीं किस तरह से आत्मनिर्भर के क्षेत्र में बढ़ने के लिए वह विभिन्न प्रकार के समाधान अपना रहा है। इसके साथ साथ मुफ्त व्यापार समझौते, प्रवासी को अपनाकर अन्य देशों के साथ जो अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा जैसी तकनीकों में भी निवेश किया जा रहा है, ताकि एक सकारात्मक भाव को बढ़ोतरी दी जा सके। लेकिन जब हम 2023 की बात करते हैं, 2023 में आयोजित G20 के सफल अध्यक्षता के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से बदलाव देखने के लिए मिला है। जीडीपी के मद्देनजर दुनिया का सबसे बड़ा पांचवा अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसमें अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान के बाद भारत आता है। वहीं वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आर्थिक, वित्तीय तथा संरचनात्मक सुधार के कारण 2031 तक निम्न मध्य से उच्च मध्य आय वाला देश बन सकता है। इसके साथ साथ इन आधारों पर बुनियादी ढांचे को सुधार कर ही भारत 2047 तक विकसित भारत के रूप में अपना सकता है। वही जब हम देखते हैं कि 2027 तक $30 लाख करोड़ का विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जब हम ह्यूमन एचडीआई की बात करते हैं, कि ह्यूमन खुशहाल डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, तो वहाँ हमें भारत का स्थान अत्यधिक पिछड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो बहुआयामी गरीबी को किस तरह से कम किया जाए और जो अन्य समस्या है उनको किस तरह से सुधारा जाए, इसके ऊपर भी सुधार अनिवार्य है, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या में जीडीपी का विकास होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से समस्याओं के लिए सुधार किया जाए और सकारात्मक रूप को अपनाया जाए, वह अनिवार्य है, जिसमें शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण जैसी चीजों का शामिल होना अनिवार्य है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, फिर किसी भी शोध संस्थान की बात करते हैं, तो उनमें भी जीडीपी का अनुपात बढ़ाना अनिवार्य है, जो कि हाँ अभी वर्तमान में 0.64% है, जो कि अगर हम एक वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 2.71% देखने के लिए मिलता है। तो उसको बढ़ाया जाए, तभी अ, अर्थव्यवस्था को आधुनिकरण के साथ जोड़कर और रिसर्च के माध्यम से ही इन सभी प्रणालियों को अपनाया जा सकता है। पेप्को गिनी अपॉइंट कर्नल एडिसन न्योन एज द डिफेंस एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर नियुक्त किया गया है इनको, कि जब हम पेपुआ गिनी की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पास इक्वेटर लाइन के पास हमें पेपुआ गिनी, न्यू पेपुआ गिनी देखने के लिए मिलता है। किस तरह से साउथ पैसिफिक ओशियन
नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में, जिसके साइड में जब हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में फिलीपींस और साउथ वेस्ट में इंडोनेशिया और साउथ में ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री हमें देखने के लिए मिलती है। जस्टिस ऑन व्हाट्सएप, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अनाउंस किया उन्होंने कि लिटिगेशन एंड लॉयर्स सून गेट सुप्रीम कोर्ट केसेस इन्फॉर्म ऑन व्हाट्सएप, की किस तरह से जो ई गवर्नेंस है उसके दायरे को बढ़ाया जाएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से जितनी भी लिटिगेशन या फिर जो लॉयर्स के अलग डिजिटल ब्रिज है जो बिटवीन जुडिशियल और पीपल को, उसको दूर किया जा सके, इसके माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि it will go a long way to sharpening the working habits of lawyers and judges and we will save on papers, कि किस तरह से इसके माध्यम से हम अपने पेपर्स को भी सेव करेंगे और जस्टिस को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचा पाएंगे, किस तरह से कोर्ट में वेबसाइट और अन्य ई प्रोग्राम को पूर्ण रूप से लागू कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो नवाक जोकोविच को 5वीं बार स्पोर्ट्समैन ऑफ द विश्व के नंबर 1 साइबेरियन जोकोविच को 5वीं बार लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की 14 साल की युवा आर्सिया ट्यू को एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं जब हम स्पेन की फुटबॉलर स्टार एटना बोमाती की बात करते हैं तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स वुमेन के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, why do Indians excel abroad and fail back home? Emphasizes on fostering creativity, innovation, and risk taking is pivotal for the nation to become a global hub for knowledge creation. तो क्या रीजन हो सकते हैं कि इंडियंस एक्सेल अब्रोड एंड फेल बैक होम, तो फिर वो वहां से वापस नहीं आते, वो कहीं ना कहीं जो अपना एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी भी, तो वो आउटर अब्रोड में ही करते हैं, ना कि इंडिया में रिटर्न नहीं आता उसका। तो इसका क्या कारण हो सकता है? फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि डिसाइफरिंग द एनिग्मा, इंडियन एक्सीलेंस अब्रोड एंड डोमेस्टिक हर्टल्स। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टेज पे देखा जाए तो काफी प्रॉब्लम्स भी आती है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज तो काफी है लेकिन उसका हम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इंडिया में देखा जाए तो वो ज्यादा है, इसलिए लोग फोकस करते हैं अब्रोड जाने पे, क्योंकि और वहां पे देखा जाए तो इनकम लेवल भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आवर कंट्रीज, फॉर अ इवन अ लिटिल जॉब के लिए भी। नेक्स्ट इज द इंटरप्ले ऑफ एजुकेशन, गवर्नेंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट। सो हमें एक रोबस्ट एजुकेशन चाहिए जिसमें चाहे फिर वो गवर्नेंस और इससे भी कनेक्टेड होना चाहिए ताकि हम बूस्ट अप कर सके, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि वो रिटर्न नहीं आते। नेक्स्ट इज चैलेंजेस आर देयर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो उस ट्रेजेक्ट्री को देखने के लिए नेशन फ्यूचर के लिए हमें डील करना पड़ेगा, सो ये भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज है। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन क्वालिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस। तो हम ये सारे रीजंस ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम एक वर्ड यूज करते हैं जब हम अब्रोड में वर्क करते हैं, तो उसके लिए होता है ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडिया। तो सिमिलरली द ब्रेन ड्रेन प्रिडिक्टामेंट रिटेनिंग इंडियाज ब्राइटेस्ट माइंड। तो यानी कि इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ इंडिया का है, लेकिन जो उसका फायदा है वो अब्रोड में उठाया जा रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट इज अ कॉल टू एक्शन फॉर चेंज। सो इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल एज अ लॉस फॉर इंडिया। सो हमें एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि ब्रेन ड्रेन इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट ना हो, और इंडियंस अगर स्टडी करके भी आ रहे हैं बाहर तो वो अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इंडिया में दिखाए। तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी कि हम इसको रोक सके। दिव्या, यू कैन ऐड। नासा का वाइजर और जापान का स्लिम फिर सक्रिय, तो हम देखने के लिए मिलता है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान वाइजर 5 माह के बाद और जापान द्वारा चंद्र
मिशन स्लिम तीसरी बार सक्रिय होने में कामयाब रहा। जब हम वाइजर की बात करते हैं तो 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेज रहा है। किसके, जो हाल ही में उन्होंने सिग्नल भेजने बंद कर दिए थे। उसके बाद फ्लाइट डाटा सिस्टम में खराबी आ गई थी, जिसके बाद उन्हें फिर से सक्रिय कर दिया गया। वहीं जब अन्य की बात करते हैं तो इसमें स्लिम लैंडर के माध्यम से सिग्नल भेजे गए जो चांद की सख्त ठंड में भी बचा रह सकता है। कि किस तरह से जो चांद में स्लिम मिशन लैंड हुआ है जो जापान के द्वारा कराया गया है, इसमें कुछ इस तरह के किए गए हैं जिसमें सोलर पैनल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। इसी कारण जो लैंडर है वह बिजली उत्पन्न नहीं कर पा रहा, और उसके कारण जो होने वाले कार्य हैं वह नहीं हो पा रहे हैं। जब हम तापमान की बात करते हैं तो चांद पर 14 दिन में सुबह और 14 दिन में रात होती है। वहीं जब हम रात के तापमान की बात करते हैं तो 170 डिग्री सेल्सियस माइनस में 170 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया की यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक नॉन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिससे वल्चर की में टॉक्सिसिटी बढ़ी और उनकी डेथ देखने को भी मिली। तो ये एक रीजन था कि वो मिलियन ऑफ कार्केसेस ऑफ काउज इनको कंज्यूम, तो वल्चर का बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम में। तो सिमिलरली इसी लाइंस पे अगर कुछ फैक्ट देखे जाए कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हैं पिंजौर हरियाणा में, रजबा भतकवा वेस्ट बंगाल में, रानी गुवाहाटी असम में, भोपाल मध्य प्रदेश में। ये कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द इकोसिस्टम वैल्यू ऑफ कार्केस डिस्पोजल सर्विसेज बाय वल्चर is calculated to be the